हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आई होप आपकी अच्छे से स्टडी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जैसे कि हमने पढ़ा था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग किस प्रकार से डिस्चार्ज कर सकते हैं, ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर कर। ये हमने पढ़ा था। अगर आपने मेरी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, वो वाली वीडियो अगर आपने देखी है, तो आपको ध्यान होगा कि ये भी एक तरीका है, एक वे है टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम लोग इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे कि क्या होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसके टाइप्स है और क्या होता है टेंडर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी परफॉर्म्ड when the obligation of the parties are fulfilled completely or partially and hence contract is discharged। तो कब कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड हुआ है? जब उसमें जो पार्टीज है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपने ऑब्लिगेशंस यानी जिम्मेदारी को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं कंप्लीटली या फिर पार्शियली, और तब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पूरा। फिर पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन से रिलीज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। यही सबसे अच्छा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का? किसी चीज़ को निभाना, पूरा करना। ठीक है, सेक्शन 37 में दिया है इसके 2 टाइप्स। क्या टाइप्स है इसके? पहला है एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या फिर उसको बोलेंगे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या फिर टेंडर। पहले हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस से स्टार्ट करेंगे। When both the parties to the contract fulfills their obligation as per the contract, the promise is said to be actually performed। Actual performance मीन वास्तव में वो कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो गया है, दोनों पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किए, दोनों पार्टीज ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, तब उस प्रॉमिस को हम कहेंगे कि ये प्रॉमिस एक्चुअली परफॉर्म्ड हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। P agrees to deliver 100 sack of mangoes to Q and Q promised to pay the price on delivery। P ने अग्री किया कि वो Q को 100 sack of मैंगोस डिलीवर करेगा और उसके बाद, उस डिलीवरी के बाद जो Q है वो उस मैंगोस की प्राइस का पेमेंट कर देगा। ठीक है, P डिलीवर्स द मैंगो ऑन अपॉइंटेड टाइम। जिस टाइम को अपॉइंट किया था उस टाइम पे P ने मैंगोस को डिलीवर कर दिया एंड Q देयर बाय मेक्स द पेमेंट, और Q ने भी अपना पेमेंट कर दिया। यानी कि P और Q दोनों ही अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर रहे हैं, एक मैंगोस को देकर और दूसरा रकम चुकाकर। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यानी ऐसा परफॉर्मेंस जहाँ पे प्रॉमिसर के द्वारा अटेम्प्ट किया गया है। इसको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहेंगे या फिर टेंडर भी कहेंगे। समटाइम्स इट सो हैपन दैट द प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट द proper time and place, but the promisee does not accept the performance। This is an attempted performance or tender। जब प्रॉमिसर ये ऑफर करता है, यानी कि वो प्रॉमिसी को अपनी इच्छा बताता है कि मैं तो अपना ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ एक प्रॉपर टाइम या प्लेस पर, लेकिन जो प्रॉमिसी होता है वो उस परफॉर्मेंस का एक्सेप्टेंस नहीं देती है, वो मना कर देती है। तो इसको हम लोग कहेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर या फिर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब कि प्रॉमिसर के द्वारा ऑफर किया गया है परफॉर्मेंस। The promiser is not responsible for non-performance, nor does he thereby lose his right under the contract। अब जब प्रॉमिसी ने मना कर दिया कि मैं परफॉर्मेंस नहीं करूँगा, तो उसके बाद में जो प्रॉमिसर है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस नॉन परफॉर्मेंस के लिए। नॉट डज ही देयर बाय लूज हिज राइट, ना ही वो अपनी राइट को लूज करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। एग्जाम्पल से समझते हैं। A agrees to deliver to B 100 tons of basmati rice at his warehouse on 6 December 2024। A ने डिलीवर किया B को, A ने अग्री किया B को कि वो उसको डिलीवर करेगा 100 टन्स ऑफ बासमती राइस उसके वेयरहाउस पे। ठीक है, एक प्रॉपर प्लेस बताया है कहाँ पे, उसके वेयरहाउस पे, और किस टाइम पर, प्रॉपर टाइम गिवन क्या है, ऑन 6 December 2024। A टेक्स द गुड्स टू B's प्लेस ऑन द ड्यू डेट। A ने अपना परफॉर्मेंस किया, उसने क्या किया कि वो गुड्स उसने B के प्लेस पे जाकर उस ड्यू डेट पे
ले गया वो ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स मीन्स वर्किंग आवर्स, मीन्स ऐसा नहीं कि रात को लेके गया है, ठीक है, रात को नहीं, दिन के टाइम पे, वर्किंग आवर्स पे। बट बी रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी, लेकिन अब बी ने मना कर दिया। हियर ए हैज परफॉर्म व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो ए ने अपना परफॉर्मेंस किया जो कि उसको करना था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ द केस ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, जहाँ पे प्रोमिसर जो है वो ऑफर करता है कि मैं अपना ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो प्रोमिसी है वो मना कर देती है, ठीक है। एंड ए इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, बाद में ए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके टाइप्स। टेंडर के 2 टाइप्स है, टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड टेंडर ऑफ मनी। तो देखो, अगर मैं टेंडर बोल रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं होना है। 2 टाइप्स के टेंडर है, पहला है टेंडर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और दूसरा है टेंडर ऑफ मनी। सिंपल है, प्रोमिसर गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए ऑफर करता है, और जब प्रोमिसी रिफ्यूज कर देती है तो उसको हम कहेंगे गुड्स और सर्विस वाला टेंडर। और टेंडर ऑफ मनी, जब मनी के लिए वो मना कर देता है, कौन, प्रोमिसी। वेयर द प्रोमिसर ऑफर्स टू डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज बट द प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी, जहाँ पे प्रोमिसर ने ऑफर किया है कि वो डिलीवर करेगा गुड्स या सर्विसेज को, बट प्रोमिसी क्या कर देता है, मना कर देता है। टेंडर ऑफ मनी, वेयर द प्रोमिसर ऑफर्स टू पे द अमाउंट, जहाँ पे प्रोमिसर ऑफर करता है कि वो अमाउंट पे करेगा, कुछ पैसे देगा प्रोमिसी को, लेकिन प्रोमिसी मना कर देता है टू एक्सेप्ट इट। देखो, यहाँ पे अगर प्रोमिसी मना कर देती है तो उसके बाद में कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी प्रोमिसर की। फॉर एग्जाम्पल, उसने कुछ ऑफर किया है गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए और प्रोमिसर ने मना कर दिया, तो उसके बाद में प्रोमिसर की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोमिसर लेके गया है कुछ पैसे प्रोमिसी के लिए और प्रोमिसी कहता है कि मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोमिसर ये बोल दे कि अब मैं आपको पैसे दूंगा ही नहीं, उसकी लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर। वैलिड टेंडर के क्या इसेंशियल है जो सेक्शन 38 में गिवन है। सबसे पहला, अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द प्रोमिसर मस्ट नॉट मेक अ कंडीशनल ऑफर टू ऑफ परफॉर्मेंस, अदरवाइज इट विल डीम टू इनवैलिड टेंडर, ठीक है। प्रोमिसर जो है वो कंडीशनल ऑफर नहीं बनाएगा, ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड टेंडर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, पी ऑफर्स टू सेल इज बाइक टू, पी ने ऑफर किया कि वो उसकी बाइक वाई को देगा, अगर वाई उसका स्कूटर मुझे दे तो ये कंडीशनल टेंडर है और ऐसे टेंडर इनवैलिड होंगे। दूसरा है, द टेंडर मस्ट बी फॉर द होल क्वांटिटी और द होल ऑब्लिगेशन। टेंडर हमेशा पूरा होना चाहिए, पार्ट में नहीं होना चाहिए। देखो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ए प्रॉमिस टू पे ₹1000 टू बी ऑन 2 दिसंबर 2015। इन्हें प्रॉमिस किया कि वो उसको 1000 रुपीज देगा बी को, कब, 2 दिसंबर को। ऑन दैट डे ए ऑफर्स टू पे 800। यहाँ पे उस दिन क्या हुआ, ए ने ऑफर किया कि वो उसको सिर्फ 800 रुपीज देगा, जबकि देने कितने थे उसको, 1000 रुपीज। बी इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू एक्सेप्ट एज ऑफर। यहाँ पे बी बाउंड नहीं है कि वो ए का ऑफर एक्सेप्ट करे ही करे, वो मना भी कर सकते, मुझे आप मेरे पूरे पेमेंट कीजिए, एज इट इज नॉट द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे ए का टोटल परफॉर्मेंस नहीं है। उसने पहले प्रॉमिस 1000 का किया था, लेकिन अभी वो 800 दे रहा है, तो इसमें बी बाउंड नहीं होगा। थर्ड है, द टेंडर मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। टेंडर हमेशा प्रॉपर टाइम या प्लेस पे, प्रॉपर टाइम या प्लेस मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम या प्लेस पे होता है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अ टाइम एंड अ प्लेस फॉर द टेंडर टू बी मेड, देन इट शुड बी परफॉर्म एट स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। अगर 2 व्यक्तियों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है कि इस टाइम पे या इस प्लेस पे हमको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वहाँ पे फिर उनको उसी टाइम, स्पेसिफाइड टाइम और प्लेस पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इफ़ नो टाइम और प्लेस इज स्पेसिफाइड, अगर टाइम या फिर प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है, नहीं बताया गया है कि कहाँ
करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 2 दिसंबर 2015 ये एक स्पेसिफाइड टाइम है। लेट्स से किसी के वेयर हाउस में कुछ गुड्स डिलीवर करने हैं तो वो एक स्पेसिफाइड प्लेस हुआ, ठीक है। लेकिन अगर टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो वो इट शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स में ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसकी। ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि वर्किंग आवर्स में करनी है। ऐसा नहीं है कि रात को आप डिलीवरी कर रहे हो गुड्स की, सो ये नहीं होना चाहिए। फोर्थ है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। देखो प्रोमिसी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू डिस्कवर दैट द गुड्स ऑफर टू हिम आर सेम एज द प्रोमिसर इज अबाउट टू डिलीवर। प्रोमिसी के पास ये एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि वो देख सके कि जो गुड्स प्रोमिसर ने मुझे सेंड किए ये वही तो है जो गुड्स प्रोमिसर ने एग्रीमेंट के टाइम पे मुझे बोला था कि मैं ये डिलीवर करूंगा, कि क्या वो सेम गुड्स है। तो ये उसकी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि वो चेक कर सकता है, ठीक है। पांचवा है द टेंडर मस्ट बी मेड टू प्रॉपर पर्सन। टेंडर हमेशा एक प्रॉपर पर्सन को किया जाता है। द टेंडर मस्ट बी मेड टू द प्रोमिसी और इज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। टेंडर हमेशा एक प्रोमिसी को या फिर उसके ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को किया जाएगा। एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। तो अगर प्रोमिसी का एक कोई एजेंट है तो टेंडर उसके लिए भी बन सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसी, अगर जॉइंट प्रोमिसी है, जॉइंट प्रोमिसी मीन्स लेट्स से 4 या 5 प्रोमिसी है, तो अ टेंडर मेड टू वन ऑफ देम हैज सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज टेंडर टू ऑल ऑफ देम। देखो अगर जॉइंट प्रोमिसी है और टेंडर अगर एक के लिए हम लोग कर रहे हैं, उनमें से किसी एक के लिए कर रहे हैं, तो उसका सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जैसे कि सबको मिला है। मतलब अगर टेंडर एक पर्सन को दिया गया है तो यही माना जाएगा कि सबको टेंडर मिला है, ठीक है। बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है? तो प्रोमिसर हो गया। प्रोमिसर कौन होता है? जो प्रॉमिस करता है। अगर प्रोमिसर का कोई एजेंट है तो वो। देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे? जब प्रोमिसर की डेथ हो गई होगी तो। थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, अच्छा थर्ड पार्टी क्या हुई? फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको कोई 20,000 रुपीज देने थे। अब मैं आपको कह रही हूँ कि मुझसे पैसे ना लेकर एक आदमी है सी, आप उससे पैसे ले लेना 20,000। थर्ड पार्टी, ये कौन हो गई? थर्ड पार्टी। तो तब उस थर्ड पार्टी से वो जो सेकंड पार्टी है वो पैसे ले सकती है और उसके बाद पैसे लेने के बाद फिर वो मुझे बाउंड नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि फिर वो मुझे आके बोले कि आपने तो अपना ऑब्लिगेशंस परफॉर्म किए ही नहीं है, आप भी मुझे 20,000 रुपीज़ दो। नहीं, मेरे बिहाफ पे उसने 20,000 रुपीज़ आपको दे दिए हैं, ठीक है। और पांचवा है जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर कौन होता है? जब 4 या 5 प्रोमिसर्स है तो, ठीक है। तो उनमें से कोई भी अगर एक करे तो यही माना जाएगा कि सबने किया है। हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का डिमांड कौन कर सकता है? पहला है प्रोमिसी कर सकता है, जिसको प्रॉमिस किया गया है, या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इन केस प्रोमिसी की डेथ हो जाती है, थर्ड पार्टी और जॉइंट प्रोमिसी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।